हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ ओजोन के बारे में। तो ओजोन जैसे कि क्या है, एक ऑक्सीजन का ही एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है। ओजोन इज अ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन एंड इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर। ये अपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है अबाउट 20 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के लगभग 20 किलोमीटर के ऊपर। और नेचर में ये विश्वास किया गया है कि यदि इनके हम प्रिपरेशन को देखें, जो नेचुरल प्रिपरेशन है, ऑटोमेटिक बनता है, ये विश्वास किया गया है, ये माना जाता है कि जो ऑक्सीजन है ये अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में, जैसे इनको अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब होता है, अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ओजोन के रूप में। और ये एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। इसमें लगभग 142.7 किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अलावा ये अल्ट्रावायलेट रेज जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, वो ऑक्सीजन से ओजोन में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करता है। साथ में अर्थ सरफेस पर हार्मफुल रेडिएशन को आने से ये ओजोन हमें प्रोटेक्ट भी करता है। तो इस तरह से नीचे भी पाया जाता है ओजोन को, लोअर एटमॉस्फेयर में भी, लेकिन उसका जो परसेंटेज है वह बहुत ही ट्रेसिस में पाया जाता है, मीन्स लेस अमाउंट में पाया जाता है। इसको हम और दूसरा भी तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपरेशन जो लेबोरेटरी मेथड्स हैं उनमें इट इज प्रिपेयर्ड बाय इन ओजोनाइजर, प्रिपेयर्ड इन ओजोनाइजर में इसको बनाया जाता है। ओजोनाइजर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, स्पार्कलेस। 3O2 रिएक्शन तो सेम ही है, यहाँ लेना है साइलेंट या स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। और ये 142.7 किलो जूल पर मोल प्लस में होता है। प्लस का मतलब है कि एंडोथर्मिक है, तो इसलिए हम ज़्यादा इसमें एनर्जी की अच्छी ज़रूरत नहीं है। 142.7 किलो जूल की ही चाहिए एक मोल ओजोन बनाने के लिए। तो इसका मतलब है कि लेस अमाउंट में एनर्जी चाहिए, इसलिए हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, ये फर्दर यदि मान लीजिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पार्क होगा तो ओजोन बैक हो जाएगी, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा इसमें ये, और रिवर्स होने के कारण ये फिर से ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता रहता है। इसके लिए जैसे सीमंस ओजोनाइजर हैं या ब्रोडीज ओजोनाइजर हैं, ये इनका यूज किया जाता है ओजोन बनाने के लिए। हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे आगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ओजोन की कि इट इज़ पेल ब्लू गैस। हल्का मतलब ये नीले कलर में होती है, हैविंग पंजेंट ऑर्डर, साथ में इसके पंजेंट ऑर्डर भी पाई जाती है। इट इज़ हैवियर देन एयर, ये लगभग एयर से 1.5 गुना भारी होती है। तो हैवी होती है ये एयर के कंपैरिजन में, लगभग 1.5 टाइम्स हैवियर देन एयर। इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ओजोन 385 केल्विन वाइल मेल्टिंग पॉइंट इज 161 केल्विन। इसके अलावा ओजोन की यदि हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ओजोन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम पाई जाती है। वाइल मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल है, लाइक जैसे टर्पेंटाइन ऑयल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म ETC। नेक्स्ट है ओजोन लिक्विफाइज टू ए डीप ब्लू लिक्विड। ये डीप ब्लू लिक्विड जैसे क्योंकि हल्का ब्लू होता है, लेकिन जब वो लिक्विफाइड फॉर्म में आएगा तो किसके रूप में हो जाएगा, डीप ब्लू कलर का हो जाएगा एट 161.2 केल्विन एंड इट सॉलिडिफाइज टू ए ब्लैक वायलेट कलर। ब्लैक वायलेट कलर में ये क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाइज होगा एट 80.6 केल्विन लगभग इस टेम्परेचर पर। और तो ये भी मतलब अपना रोल प्ले करता है कि आसमान आपका नीला दिखाई देता है, स्काई अपीयर्स ब्लू, वाई, क्योंकि ओजोन का जो कलर है वो भी कैसा होता है, ब्लू। तो रिफ्रैक्शन जो भी अदर फिनोमेना हैं उनके साथ साथ ये भी उसमें सपोर्ट करता है स्काई को ब्लू बनाने में।
नेक्स्ट है कि ओजोन इज़ डाईमैग्नेटिक इन नेचर, ये डाईमैग्नेटिक नेचर का होता है, जबकि वहीं ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर का है। ये उसके अपोजिट है, डाईमैग्नेटिक मीन्स इट इज़ वीकली रिपेल्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसे वीकली रिपेल किया जाता है। ओजोन वैसे तो एट लोअर कंसंट्रेशन इट इज़ हार्मलेस टू अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मलेस है, कोई मतलब इससे नुकसान नहीं होता है। लेकिन यदि हम इसको ब्रीदिंग करते हैं और इसका कंसंट्रेशन राइज अबव द 100 ppm, 100 ppm के यदि ऊपर पहुंचता है तब हमें क्या हो सकता है, हेडेक और नौसिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। सिर दर्द होने लग सकता है, नौसिया मतलब जी मिचलाने लग सकता है, मिस ये सफोकेशन हो जाएगा, इससे हमको ऐसा लगेगा कंफर्टेबल आप फील नहीं कर पाएंगे। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओजोन। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओजोन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में लिटमस एक्शन। लिटमस एक्शन देखें यदि हम तो ओजोन इज़ न्यूट्रल टुवर्ड लिटमस बिकॉज इट डज़ नॉट गिव एनी कलर चेंजेस विद ब्लू और रेड लिटमस। ना तो ये ब्लू लिटमस के साथ कोई कलर चेंज करता है और ना ही रेड लिटमस में कोई कलर चेंज करता है। इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल नेचर की पाई जाती है ओजोन। स्टेबिलिटी मीन्स डिकम्पोजिशन देखें तो ओजोन इज़ थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल इन नेचर एंड इट डिकम्पोज इवन एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर भी डिकम्पोज हो जाता है, बट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज़ वेरी स्लो एट रूम टेम्परेचर। वाइल when we heated the ozone at 475 केल्विन, 475 केल्विन पर यदि हम ओजोन को हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन में इजीली कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ डेल्टा एच ये माइनस में होता है, मिस हम इसको हीट तो कर रहे हैं लेकिन जैसे ही ये जब कन्वर्ट होता है इसके बाद ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मीन्स इनिशिएशन की ज़रूरत है और फर्दर फिर क्या करती है, एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होती रहती है। तो ऑटोमेटिक वह अपने आप से ही फिर डिकम्पोज होता रहता है, हमें मतलब कंटिन्यूस यहाँ एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा यहाँ डेल्टा एस मीन्स इंट्रोपी भी इंक्रीज़ होती है, पॉजिटिव बढ़ती जाती है और इसीलिए ओजोन हाई कंसंट्रेशन मीन्स लार्ज अमाउंट में या किसी हाई कंसंट्रेशन पर किसी कंटेनर के अंदर रखना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लोड हो सकता है। यदि वो डिकम्पोज होने लगा, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया तो डिकम्पोज होने से एक तो एक्सोथर्मिक होगा और दूसरा इंट्रोपी भी बढ़ रही है। इंट्रोपी बढ़ने का मतलब है रैंडमनेस बढ़ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहती है, तो ऐसे में वहाँ पर एक्सप्लोजन हो सकता है, एक्सप्लोड हो सकती है ये गैस। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, क्योंकि ओजोन क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइडर है, O2 में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। वही निसेंट ऑक्सीजन और दूसरे कंपाउंड्स को या नॉन मेटल्स को, मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ओजोन इज़ मोर स्टेबल दैन ओजोन इज़ लेस स्टेबल दैन ऑक्सीजन। इसीलिए ओजोन आसानी से क्या करता है, थोड़ा सा भी हीट मिलता है ऑक्सीजन और एक नेसेंट ऑक्सीजन मीन्स एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। ये ऑक्सीजन फर्दर जिस भी कंपाउंड के साथ आप इसको रिएक्शन कराएंगे उससे ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये नंबर ऑफ नॉन मेटल्स है या अदर जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, मेटेलाइट्स हैं, मेटल्स हैं, इन सभी कंपाउंड्स हैं, उन सभी को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो सबसे पहले जैसे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड, ऑक्सीडेशन ऑफ ये कंपाउंड्स हैं। तो ये नंबर ऑफ कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जैसे लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड के साथ हम ओजोन को रिएक्ट कराएंगे तो लेड क्या बना लेगा, सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि हमें रिडक्शन प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, और साथ में ऑक्सीजन ये वाला इधर ऐड होता जाएगा। तो ये कंपाउंड बन जाएगा PbSO4 प्लस और रिडक्शन प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन। तो ये 4 चाहिए हैं, तो यहाँ पर हम 4 यूज कर लेंगे और 4O2, लेड सल्फेट प्लस ऑक्सीजन। इसी तरह से आप चाहे जिंक सल्फाइड ले लें, कॉपर सल्फेट ले लें, कैडमियम कॉपर सल्फाइड ले लें या कैडमियम सल्फाइड ले लें,
सभी में ये सेम तरीके से रिएक्शन होगी। CdSO4 प्लस 4O2 कैडमियम सल्फेट प्लस ऑक्सीजन। यदि हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं 2HCl प्लस ओजोन, देन क्या बनेगा, ऑक्सीजन जो भी लिबरेट होगी ओजोन से, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके उसको वाटर में तो कन्वर्ट कर देगा। तो ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलेगा, H2O प्लस Cl2 अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग मिल जाएगा। तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेंगे वाटर, क्लोरीन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। यदि आप कोई नाइट्राइट टाइप के कंपाउंड लेते हैं जैसे पोटेशियम नाइट्राइट, अभी ये और भी ऑक्सीजन इसमें ऐड कर सकता है, फर्दर ऑक्सीडाइज और हो सकता है, तो ये बना लेगा पोटेशियम नाइट्रेट प्लस O2। नाइट्राइट से नाइट्रेट, सल्फाइड है तो सल्फेट, सल्फाइट है तब भी ये सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। हम यदि जो इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन है जैसे पोटेशियम आयोडाइड, इसके साथ यदि रिएक्शन कराते हैं ओजोन को, लेकिन ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर करना पड़ेगा H2O की प्रेजेंस में, तो ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मेशन कर लेता है, साथ में ऑक्सीजन मिल जाएगा और I2 मिल जाएगा, O2 प्लस I2, आयोडीन रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड में ये -1 था, जबकि यहाँ पर कितना हो गया 0, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ गया है, मीन्स ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस तरह से यदि हम फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 2FeSO4 फेरस सल्फेट लेंगे, लेकिन ये रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस ओजोन टू फॉर्म Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O, साथ में एक वाटर और प्लस ऑक्सीजन गैस मीन्स O2। तो ये मिलेगा, देखिए फेरस से किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है यहाँ पर हर एक तरह के कंपाउंड्स को। और ये जो हम ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड पढ़ते हैं बाय ओजोन, इट कैन बी कन्वीनियंटली यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। इससे हम इसके क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के बारे में भी आसानी से पता कर सकते हैं, इसी से ही पता लगाया जाता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड वाला। तो और जैसे पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे, वो पोटेशियम मैग्नेट है तो उसको पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट कर देगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है तो उसे फेरिसाइनाइड में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से ये ओजोन को हम देखते हैं कि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नंबर ऑफ कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसी तरह से आगे है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। जनरली नॉन मेटल को ये उनके ऑक्जो एसिड्स में ऑक्सीडाइज कर सकता है। यदि ऑक्जो एसिड्स में करता है, इसका मतलब है कि ये सभी रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में होंगी, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आयोडीन लें, आयोडीन एक नॉन मेटल है, वाटर के साथ लेंगे H2O प्लस O3, तब ये क्या बना लेगा, ऑक्जो एसिड के रूप में आयोडिक एसिड मीन्स HiO3, आयोडिक एसिड मिल गया। साथ में हमें ऑक्सीजन भी मिलेगा O2 के रूप में। तो इसको देखिए बैलेंस करना पड़ेगा, आयोडीन है 2HiO3 और 2HiO3 मीन्स लगभग हमें चाहिए है यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, तो 5 यहाँ से मिल जाएंगे, 5 यहाँ से और एक वाटर से 5 O2। तो ये हो गया, आयोडीन को इसमें किसमें ऑक्सीडाइज किया गया है, आयोडिक एसिड के रूप में। यदि हम सल्फ़र लेते हैं तो सल्फ़र को ये कन्वर्ट कर देगा सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 प्लस ऑक्सीजन 2SO4 3 चाहिए हम, तो ये 3O2। इसी तरीके से यदि हम फॉस्फोरस लेंगे तो फॉस्फोरस को वाटर के साथ ऑक्सीजन
इसे ऑक्सीडाइज कर सकता है टू फॉर्म H3PO4 प्लस ऑक्सीजन, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो फॉस्फोरिक एसिड बन गया प्लस ऑक्सीजन बन गया। इसी तरीके से आगे ये मेटेलाइट्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। मेटेलाइट्स, तो मेटेलाइट्स में जैसे ये मेटेलाइट्स को भी वाटर के साथ यदि हम इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इनको भी ये ऑक्सो एसिड्स में इनको कन्वर्ट कर देगा, मीन्स ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आर्सेनिक को देखिए, आर्सेनिक लिया हुआ है प्लस ओजोन लिया और साथ में वाटर लिया टू फॉर्म H3ESO4 आर्सेनियस एसिड। तो ये आर्सेनिक एसिड है, इसमें कन्वर्ट कर देगा, साथ में हमें ऑक्सीजन भी मिलेगा 5O2। H3ASO4 प्लस 5O2 मीन्स आर्सेनिक एसिड या आर्सेनियस एसिड। इसी तरह से ये भी एंटीमनी है, एंटीमनी भी सेम तरीके से रिएक्शन कर लेगा 5O3 प्लस 3H2O टू फॉर्म 2H3SbO4 प्लस 5O2 और ये बन गया एंटीमोनिक एसिड H3SbO4 नॉन एज एंटीमोनिक एसिड। तो मेटेलाइट्स को भी ये उनके ऑक्सो एसिड्स में ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने के कारण है। इसी तरीके से ये मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो ये मेटल को उनके ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर सकता है। सिल्वर है, मरकरी है, लेड है, जिंक है, इस तरह के कोई भी आप यदि मेटल्स लेते हैं उनके साथ, तो सिल्वर को लेते हैं जैसे एग्जाम्पल के रूप में, सिल्वर प्लस ओजोन टू फॉर्म सिल्वर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। सिल्वर से सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया जब हमने इसको ऑक्सीडाइज किया विद द हेल्प ऑफ ओजोन। मरकरी लेंगे HgO3, तो ये मरकरी को मर्क्यूरस ऑक्साइड इसमें कन्वर्ट कर सकता है Hg2O प्लस O2। लेड लेंगे तो लेड ऑक्साइड, और जब हम इस रिएक्शन को करते हैं मरकरी के साथ, जनरली ये मरकरी को जब ओजोन के साथ ऑक्सीडाइज किया जाता है तो मरकरी लूजेस इट्स मेनिस्कस, ये मरकरी क्या करता है अपना मेनिस्कस लूज कर देता है। और मेनिस्कस लूज होने के कारण इट स्टार्ट स्टिकिंग टू द साइड्स ऑफ द ग्लास, ये ग्लास की जो वॉल होती है, साइड होती है, उसके साथ स्टिक होने लगता है मेनिस्कस का। अदरवाइज़ यदि आप मरकरी को ग्लास के अंदर भरते हैं तो उसके चिपकता नहीं है, और यही कारण है कि हम उसको थर्मामीटर में आसानी से यूज कर पाते हैं, क्योंकि वो कहीं पर भी नहीं चिपकता है, स्टिक नहीं होता है। लेकिन जब हम ओजोन के साथ इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, मर्क्यूरस ऑक्साइड बनने लग जाएगा, मेनिस्कस उसका ख़त्म हो जाएगा और ये ग्लास के साथ स्टिक हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम टेलिंग ऑफ मरकरी के नाम से जानते हैं, ये कहलाता है टेलिंग ऑफ मरकरी। तो ये टेलिंग ऑफ मरकरी है, और यदि टेलिंग नहीं हुआ है तब हम उसको यूज कर सकते हैं आसानी से थर्मोमीटर में, और टेलिंग करने के बाद फिर उसे यूज़ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ओजोन की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ये ब्लीचिंग एजेंट। तो ओजोन एक माइल्ड ब्लीचिंग एज वेल एज स्टेरिलाइजिंग एजेंट है, स्टेरिलाइज भी कर देता है, मीन्स जो माइक्रोब्स हैं उनको भी ये किल कर सकता है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है, वहीं स्टॉप कर सकता है। तो ब्लीचिंग साथ में ये स्टेरिलाइजिंग एजेंट है, और ये जनरली जो वेजिटेबल कलरिंग मैटर हैं उनको ब्लीच कर सकता है। तो देखिए वेजिटेबल जैसे जो कलर्ड मैटर होते हैं, कलर्ड मैटर, इनको यदि हम ऑक्सीडाइज कराते हैं, ये एक तरह से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ही है, मीन्स ओजोन के साथ यदि आप इसको रिएक्शन कराते हैं
तो ये कलरलेस मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बना लेगा कलरलेस मैटर प्लस साथ में ऑक्सीजन। तो यहाँ से एक नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ने से ये ब्लीच हो गया, ऑक्सीडाइज्ड कलर मैटर के रूप में, कलरलेस मैटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि हम इनको ये और ऑक्सीडेशन के द्वारा हो रहा है क्योंकि ड्यू टू द रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये प्रोसेस कौन सी ऑक्सीडेशन ही हो रही है। ऑक्सीडेशन होने के कारण ये ब्लीचिंग परमानेंट होती है। मीन्स यदि आप इसको फर्दर ओपन एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते हैं, रख देते हैं, तब भी ये दोबारा से कलर्ड नहीं होते हैं। तो ये परमानेंट है और इसके द्वारा जैसे ओजोन ब्लीचिस इंडिगो, आइवरी, लिटमस, डेलिकेट फैब्रिक्स etc डिफरेंट तरह के कलर्ड कंपाउंड को ये ब्लीच कर सकता है। मीन्स कलरलेस मैटर में उसे कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है, तो ये ओजोन एल्कीन के साथ भी रिएक्शन करता है टू फॉर्म ओजोनाइड, ओजोनाइड बनाता है। और इसके द्वारा, इस रिएक्शन के द्वारा हम किसी भी एल्कीन में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड उसे डिटेक्ट कर पाते हैं कि जैसे लॉन्ग चेन है एल्कीन का या रिंग चेन है, किस पर्टिकुलर पोजीशन पर डबल बॉन्ड है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। और ये रिएक्शन जैसे इस तरह से होगा, CH डबल बॉन्ड CH2 ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहीं पर ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, ओजोनाइड का। तो जैसे CH3CHO ये O, तीन ओजोन मतलब ओजोन के तीनों एटम यहाँ पर लग जाए, यूज़ हो जाएंगे। साथ में CH2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये रिएक्शन कहलाएगी, ये कंपाउंड कहलाता है ओजोनाइड। और ये ओजोनाइड अनस्टेबल नेचर का होता है। मीन्स इसको यदि हम फर्दर इजीली इसको डिकम्पोज कर पाते हैं और इसके डिकम्पोजिशन से एल्डिहाइड और कीटोन इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसी को यदि हम आगे यूज करेंगे तब एल्डिहाइड और कीटोन्स भी बन जाएंगे। तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के काम में भी आती है और डबल बॉन्ड के डिटेक्शन को आइडेंटिफाई, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। तो ओजोन का स्ट्रक्चर ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। मीन्स एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये तो दो कम से कम है। यदि हाइब्रिड दिखाते हैं मीन्स ये इंटरमीडिएट ऑफ द सिंगल और डबल बॉन्ड होगा बॉन्ड लेंथ, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन हम ये इस तरह से 1.5 बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इस तरह से ही रिप्रेजेंट कर देंगे 127.8 पिकोमीटर और बॉन्ड एंगल है 116.8 डिग्री। इट्स स्ट्रक्चर या शेप जो है इसका एंगुलर शेप का होता है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मीन्स जहाँ पर हम किसी के स्ट्रक्चर को सिंगल या उसकी प्रॉपर्टीज़ को सिंगल स्ट्रक्चर के द्वारा ना एक्सप्लेन करके मल्टीपल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, वो रेजोनेंस कहलाता है। आगे इसके यूजेस ऑफ ओजोन। तो यूजेस में जैसे फर्स्ट यूज है ओजोन के, ओजोन यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग एंड स्टेरिलाइजिंग वाटर ड्यू टू जर्मीसाइडल एक्शन। ओजोन में जर्मीसाइडल प्रॉपर्टी होती है, ये जर्म्स को किल कर सकता है, इसलिए हम इसको डिसइंफेक्टेंट के रूप में या स्टेरिलाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। इसी तरह से ओजोन आल्सो यूज्ड फॉर ब्लीचिंग पर्पस, ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं क्योंकि ये किसी भी कलर्ड मैटर को कलरलेस मैटर में कन्वर्ट कर देता है। ओजोन आल्सो यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग एयर ऑफ क्राउडेड प्लेस। क्राउडेड प्लेस में जैसे सिनेमा हॉल है या कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगती है, या अंडरग्राउंड रेलवे है, ऑडिटोरियम हॉल है, टनल्स हैं, माइंस हैं, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पर इजली जो है वो आसानी से क्या होता है वहाँ का एयर इम्प्योर हो जाता है, थोड़ा सा भीड़ बढ़ने पर भी इम्प्योर। वहाँ यदि ओजोन है तो ओजोन को जैसे ही आप क्या करेंगे डिकम्पोज करेंगे ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता जाएगा, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाती है। तो ये प्यूरिफाइंग एयर ऑफ क्राउडेड प्लेस। इसी तरह से ओजोन आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, आर्टिफिशियल सिल्क, सिंथेटिक कैम्फर। तो इसका यूज़ हम इंडस्ट्री में भी कर पाते हैं।
ओजोन आल्सो यूज्ड फॉर द ओजोनोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के ओजोनोलिसिस में जैसे आपने देखा ओजोनाइड बनता है, उसमें भी यूज़ किया जाता है। और बाकी ये नेचुरली भी हमको नेचर में भी पाया जाता है अपर एटमॉस्फेयर में, जो कि एक ब्लैंकेट के रूप में होता है। ब्लैंकेट से इसका काम यह है कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वहाँ से आने वाले सन से, उनसे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यदि प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, जब यह धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है लगातार। जब से मतलब साइंटिस्टों ने देखा है वो 1980 के यहाँ से कि ओजोन ब्लैंकेट लगातार क्या हो रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है। सबसे पहले ये अंटार्कटिका में देखने को मिला था और देखा कि वहाँ लगभग 50 किलोमीटर के एरिया में एक बड़ा सा होल है, मीन्स वहाँ पर कोई ओजोन नहीं बची है। जब वहाँ से जो हार्मफुल रेडिएशंस आने वाले हैं उन पर स्टडी की गई तो पाया गया कि इससे स्किन कैंसर है, ये इट डैमेज टू अवर इम्यून सिस्टम लीडिंग टू इंक्रीज्ड वायरल इन्फेक्शन। और यदि इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो वायरल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। ये प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के सेल को भी डैमेज कर सकते हैं, क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं। मेराइन प्लांट्स हैं, मेराइन एनिमल्स हैं, इन सभी के लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि जो स्टोमेटल क्लोजिंग और ओपनिंग जो फिनोमेना होता है उसे भी अफेक्ट करता है। तो इस तरह से ओजोन लेयर यदि डिप्लीट हो जाएगी, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे यहाँ पर और भी ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्किन कैंसर की बीमारियाँ और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो इस तरह से ये ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट और हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट भी करता है। तो आगे पढ़ेंगे अब हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फ़र, मीन्स केमिस्ट्री ऑफ सल्फ़र। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र, तो एलोट्रॉपी जैसे आप जानते हैं जहाँ पर उसके जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, लेकिन लगभग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। इस तरह के फिनोमेना को हम एलोट्रॉपी बोलते हैं। तो सल्फ़र एग्जिस्ट इन न्यूमरस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में पाया जाता है, लेकिन उसमें से ओनली 3 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें है फर्स्ट एक रोम्बिक सल्फ़र, दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फ़र और तीसरा प्लास्टिक सल्फ़र। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोम्बिक सल्फ़र। ये फर्स्ट है रोम्बिक सल्फ़र। रोम्बिक सल्फ़र को अल्फ़ा सल्फ़र के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अल्फ़ा सल्फ़र भी लिखते हैं। अल्फ़ा सल्फ़र, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। रोम्बिक सल्फ़र क्या है, किस तरह से प्रॉपर्टी होती है, क्या इसके हम पहचान सकते हैं, इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रोम्बिक सल्फ़र है या नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अल्फ़ा सल्फ़र के, देखें। एक तो फर्स्ट है इसमें फॉर्म्ड बाय स्लोली इवापोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फ़र इन कार्बन डाइसल्फाइड। रोल सल्फ़र लेंगे और उसको कार्बन डाइसल्फाइड में रखेंगे, मीन्स रोलिंग करता है उसके ऊपर, उसको स्लोली इवापोरेट करेंगे तो हमें इससे रोम्बिक सल्फ़र या अल्फ़ा सल्फ़र मिल जाएगा। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 385.8 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन होता है। एंड रोम्बिक सल्फ़र इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फ़र, ये सबसे मतलब स्टेबल फॉर्म होता है। जो अदर फॉर्म ऑफ सल्फ़र है उनको यदि रख दिया जाए तो धीरे धीरे वो इसी फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाते हैं रोम्बिक सल्फ़र में, मीन्स क्योंकि सब के सब स्टेबल फॉर्म में आना चाहते हैं। रोम्बिक सल्फ़र इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में तो इनसॉल्युबल होता है, बट डिज़ोल्व टू सम एक्सटेंट इन अल्कोहल, ईथर या दूसरे जो अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, कुछ एक्सटेंट तक उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। बट रीडली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फ़र को हम आसानी से डिज़ोल्व कर सकते हैं। रोम्बिक सल्फ़र हैज़ लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी इसकी कम पाई जाती है। और इट इज़ ब्राइट येलो इन कलर, ये सबसे इसकी खास पहचान है कि ये चमकता हुआ येलो कलर का होता है। तो ये ब्राइट येलो इन कलर जो जनरली लेबोरेटरी में पाया जाता है वो भी रोम्बिक सल्फ़र ही होता है, ब्राइट येलो इन कलर में पाया जाता है। एंड इट एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल, ये S8 मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट होता है टू फॉर्म प्यूकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। ये देखिए रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें एक
लार्ज डब्लू जैसा दिखाई दे रहा है। इसको हम पिक्वर्ड रिंग स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। सल्फ़र इस जो रोम्बिक सल्फ़र है इसी शेप में पाया जाता है, पिक्वर्ड रिंग के रूप में ही पाया जाता है। इसके बाद सेकंड इसका जो टाइप है मोनोक्लिनिक सल्फ़र और बीटा सल्फ़र, इसको भी इस नाम से भी जानते हैं बीटा सल्फ़र के। तो इसको बनाने के लिए इसको जनरली हम रोम्बिक सल्फ़र से ही बनाते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड मीन्स बीटा सल्फ़र इज़ प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फ़र इन ए डिश। पहले उसको मेल्ट कर लेते हैं एंड देन कूलिंग टिल ए क्रस्ट इज फॉर्म्ड, और तब तक उसको कूल करते रहेंगे जब तक उसके ऊपर एक हार्ड लेयर नहीं बन जाती, क्रस्ट नहीं बन जाता है। फिर उसमें होल कर लेते हैं क्रस्ट में और उसका जो भी एक्स्ट्रा लिक्विड होता है उसे बाहर कर देंगे। एंड ऑन रिमूविंग द क्रस्ट, इसके बाद क्रस्ट हटाएंगे तब पाएंगे कि आप वहाँ पर कलरलेस निडल शेप्ड क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। कलरलेस निडल शेप जैसे क्रिस्टल बनते हैं जिन्हें हम मोनोक्लिनिक सल्फ़र या बीटा सल्फ़र के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में जो रोम्बिक सल्फ़र है उसके ऑक्टाहेड्रल होते हैं शेप के, जबकि इसके निडल शेप के होते हैं क्रिस्टल्स। मोनोक्लिनिक सल्फ़र इस डल येलो इन कलर, ये डल येलो कलर का होता है जबकि वो ब्राइट येलो था, जबकि ये डल येलो कलर का है। इट इज़ आल्सो सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, बट वाटर में इंसॉल्युबल होता है और अदर सॉल्वेंट में भी इंसॉल्युबल ही लगभग पाए जाते हैं। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 393 केल्विन एंड इट आल्सो एग्जिस्ट एज एसिड मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ पिक्वर्ड रिंग स्ट्रक्चर मीन्स जस्ट सिमिलर टू द रोम्बिक सल्फ़र। इसका शेप भी रोम्बिक सल्फ़र के जैसा ही होता है, सेम स्ट्रक्चर पाया जाता है। और अल्फ़ा सल्फ़र मीन्स रोम्बिक सल्फ़र जो है उसी को हम बीटा सल्फ़र में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो लगभग जैसे 369 केल्विन के ऊपर ये स्टेबल होता है और इस टेम्परेचर के दिया 369 केल्विन के दिया आप नीचे देखते हैं तो किसके रूप में रहेगा ये? रोम्बिक सल्फ़र के रूप में। रोम्बिक सल्फ़र यदि हम इसको ग्रेटर देन 369 केल्विन यदि हीट करते हैं तो ये बन जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फ़र। लेस देन पर अल्फ़ा सल्फ़र और 369 के जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है बीटा सल्फ़र में या मोनोक्लिनिक सल्फ़र में। तो 369 इस तरह से क्या होगा, एक ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया। ट्रांजिशन टेम्परेचर के नीचे यदि आप जाएंगे तो रोम्बिक सल्फ़र और ऊपर जाएंगे तो मोनोक्लिनिक सल्फ़र में ये मिलेगा। मीन्स एक ही यदि आपने अलग अलग टेम्परेचर पर रख रहे हैं तो वही अलग अलग आपको शेप का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाला मिल सकता है। इसके बाद थर्ड टाइप का जो सल्फ़र है मेन, तो प्लास्टिक सल्फ़र और इसको डेल्टा सल्फ़र के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी हम मोल्टन सल्फ़र से ही बनाते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मोल्टन सल्फ़र इनटू कोल्ड वाटर। मोल्टन सल्फ़र लेंगे और उसको पोर कर देते हैं कोल्ड वाटर में टू फॉर्म सॉफ्ट रबर लाइक मास, जिससे रबर लाइक मास बनता है, इसलिए इसको प्लास्टिक सल्फ़र या डेल्टा सल्फ़र के नाम से जाना जाता है। इट इज़ एन एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सल्फ़र। बाकी के जो दो अदर थे वो क्रिस्टलाइन शेप में होते हैं, क्रिस्टल शेप के हैं, जबकि ये एमॉर्फस फॉर्म में पाया जाता है। इट इज़ ए सॉफ्ट एंड इलास्टिक इन बिगिनिंग। ये शुरुआत में तो सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, लेकिन जैसे जैसे इसको टाइम आगे बढ़ता जाएगा एंड बट हार्डन्स ऑन स्टैंडिंग, कुछ समय के बाद ये हार्ड हो जाता है। इट हैज़ नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, मतलब पहले जैसे आप इसको गर्म करेंगे शुरुआत में ये क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा एज ए पॉलीथीन। जैसे पॉलीथीन होती है शुरुआत में सॉफ्ट हो जाती है, धीरे धीरे वह फिर मेल्ट लिक्विफाइड होने लगता है। इसी तरह से इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। बाकी के दो अदर थे वो सॉल्युबल हैं, जबकि ये वाला कैसा है, कार्बन डाइसल्फाइड में भी इनसॉल्युबल पाया जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ये सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट एग्जिस्ट एज S6 साइक्लो इन शेप। साइक्लो मतलब मॉलिक्यूल के रूप में होता है, और ये जैसे सल्फ़र है ये चेयर फॉर्म में एक्चुअल में पाया जाता है। इसको हम चेयर फॉर्म भी बोल सकते हैं। ये चेयर शेप में पाया जाता है।
तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ डेल्टा सल्फ़र। और यदि हाई टेम्परेचर करते हैं तब ये H2 में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये S6 साइक्लो स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। S6 में 6 सल्फ़र के एटम आपस में कंबाइन होकर के प्लास्टिक सल्फ़र का फॉर्मेशन करते हैं। हाई टेम्परेचर पर होगा तब ये H2 फॉर्म में पाया जाता है, मीन्स वहाँ 2 एटम ही आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेते हैं और तब उसका बिहेवियर एकदम ऑक्सीजन के जैसे हो जाता है। पैरामैग्नेटिक नेचर का ये भी हो जाएगा और लगभग ये ब्लू कलर्ड का दिखाई देने लगता है। तो ये थे एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र या एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।